हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? बड़ा इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि अलग-अलग आजकल ना क्राइटेरियाज़ पूछने लगे एग्ज़ाम के अंदर कि यार कौन-सा क्राइटेरिया किस में यूज़ करते हैं, स्टेजिंग कौन-सी यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा एक छोटी-सी वीडियो बना के डाल दी जाए इस तरीके से कि मेजॉरिटी विल बी कवर्ड। ओके, सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आएगा। लास्ट तक इसको देखना। कोशिश करी है मैंने कि जो इम्पोर्टेंट है उसको इलैबोरेट कर दूँ, बाकी के सिर्फ़ आपको नाम बता दूँ ताकि आपके एक माइंड में वो स्टक हो जाए। क्योंकि एग्ज़ाम में तो बस आपको टिक करके आना है। तो टिक करना इज़ मेरे हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रैशनल जानने से, ठीक है? क्योंकि अभी यहाँ रैशनल जानने का टाइम बचा नहीं है और रैशनल जानना अभी ऐज़ ऑफ नाउ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना नाम जानना है, ठीक है? तो 2 चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा आपको, एक रूमेटिक फ़ीवर वाला, एक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है रूमेटिक फ़ीवर के लिए आप कौन-सा करते हो? आप जोन्स क्राइटेरिया यूज़ करते हो। जोन्स क्राइटेरिया आप इसके लिए यूज़ करते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन्स बोलना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं धीरे-धीरे, ओके? सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपके पास कितने मेजर क्राइटेरिया होने चाहिए और कितने माइनर क्राइटेरिया होने चाहिए जब आप जाके उसको पॉजिटिव बोलोगे रूमेटिक फीवर के लिए, ठीक है? सबसे पहले मान क्या होता है ना, पेशेंट को खराश होती है, ठीक है? वो आपका जो होता है ना, ग्रुप ए, बीटा, हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस वाला इन्फेक्शन, उससे स्ट्रेप थ्रोट होगा पेशेंट को, फिर बॉडी उस पे रिस्पॉन्ड करेगी, फिर वो हार्ट पे जाएगा, फिर वो बुखार करेगा। अगर हार्ट पे चला गया तो रूमेटिक हार्ट डिजीज़, फीवर आ रहा है उसकी वजह से रूमेटिक फीवर, ठीक है? ये बेसिक सारा आपका होता है। अब आपको देखो, अगर आपके पास सिर्फ मेजर क्राइटेरिया प्रेज़ेंट है, तो 2 मेजर से आपका काम चल जाएगा। 2 मेजर इक्वल्स टू पॉज़िटिव। ओके, यहाँ तक ठीक है। लेकिन अगर एक ही मेजर है आपके पास में, तो आपको कितने माइनर चाहिए? आपको चाहिए 2 माइनर। माइनर वो 18 साल से कम वालों को माइनर नहीं बोलते, माइनर क्राइटेरिया अलग होते हैं। ठीक है? यहाँ तक बढ़िया, तो ये भी आपका पॉज़िटिव होगा। लेकिन अगर एग्ज़ामिनर बोलते हैं 1 मेजर है पॉज़िटिव और 3 माइनर पॉज़िटिव हैं, तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है पॉज़िटिव तो है, लेकिन ये एक रीअकरेंस टाइप का है। रीअकरेंस हो रखा है मतलब कि ये ज़्यादा सीवियर है, सीवियरिटी इसकी ज़्यादा हाई है। ओके? तो एग्ज़ाम क्वेश्चन्स फर्स्ट कौन-कौन से क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको कि 2 मेजर लगेंगे अगर सिर्फ़ मेजर है तो। 1 मेजर 2 माइनर लगेंगे अगर माइनर भी प्रेज़ेंट है तो। और अगर 3 माइनर लग रहे हैं तो मतलब कि आपका ये एक रीअकरेंस टाइप का रूमेटिक फ़ीवर हो रहा है पेशेंट को। अब यहाँ बात आती है कि मेजर कौन-कौन से होते हैं सर फटाफट बता दो। तो मेजर में आपके सबसे पहले आएगा कि यार जहाँ पे हो रहा है वो ले लेते हैं अपन कार्डाइटिस। कार्डाइटिस होना चाहिए पेशेंट को। सेकंड क्या होना चाहिए? आर्थराइटिस 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 में अब यहाँ पे 3 चीज़ें होती हैं, ये याद रखना। ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम का। क्या क्वेश्चन बनेगा? कि एक तो आपका होना चाहिए पॉलीआर्थराइटिस आर्थराइटिस, एक आपके होना चाहिए मोनोआर्थराइटिस मतलब या तो आपका एक ही गोड़ा उड़ा हुआ हो या आपका दोनों गोडे उड़े हुए हों, ओके? या फिर आपके सारे गोडों में दर्द हो, पॉलीआर्थराल्जिया। अब यहाँ पे आर्थराल्जिया है, ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, याद रखना। क्योंकि आपको पता है आर्थराल्जिया इज़ नॉट आर्थराइटिस बट स्टिल इट इज़ इन द मेजर क्राइटेरिया, लेकिन सिर्फ़ पॉलीआर्थराल्जिया ही मेजर क्राइटेरिया के अंदर आता है। आपके माइनर के अंदर जो आता है वो आपके आता है मोनोआर्थराल्जिया। मोनो अगर आर्थराल्जिया लिख दिया एग्ज़ामिनर ने तो आप बोलना कि ये एक माइनर क्राइटेरिया है। लेकिन अगर मेजर लिख दिया या पॉली लिख दिया उसने तो आप बोलना कि ये एक मेजर क्राइटेरिया है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आपको क्या देखने को मिलेगा? स्किन देखने को मिलेगी आपको पेशेंट की, जिसके अंदर आपको इराइथीमा इराइथीमा मार्जिनेटम स्पेलिंग इराइथीमा मार्जिनेटम, ठीक है? हो गया? अब यहाँ पे 4th में आपको देखने को मिलेगा सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स। सबक्यूटेनियस नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है? यहाँ तक गुड है? गुड टू गो चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अब इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, अगर आप लोगों को पता हो कि कौन-सी चीज़ मिसिंग है, तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। आपने कहीं न कहीं इस चीज़ के बारे में भी पढ़ा ही होगा ना, मेजर क्राइटेरिया, माइनर क्राइटेरिया, तो कौन-सी चीज़ मिसिंग है इसके अंदर, ये बताओ मुझे आप। बताओ, बताओ, सोचो फटाफट सोचो। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ है इसके अंदर? देखो, कोरियाज़ होते हैं ना, कोरिया, जिसका जिसका आपका ना साइडेन कोरिया, साइडेन साइडेनहेम्स कोरिया, ठीक है? ये आपका न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है? तो क्या-क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5 ये इन 5 में से 2 आपके पॉज़िटिव होने चाहिए।
ठीक है? ये आपके हो गए। अब इसमें बात करते हैं माइनर कौन-कौन से हैं। तो देखो माइनर के अंदर सबसे पहले तो क्या होना चाहिए, एक तो मैंने आपको बोल दिया था कि मोनो आर्थराल्जिया, यहाँ तक तो गुड टू गो है। उसके बाद पेशेंट को बुखार आना चाहिए, क्या आना चाहिए? बुखार, बुखार बड़ा ज़रूरी है क्योंकि बुखार आपके एक माइनर क्राइटेरिया के अंदर आ गया ना, इस वज़ह से बुखार ज़रूरी है, ठीक है? बुखार कितना होना चाहिए? बुखार का कट ऑफ पूछ ले तो आप बोलना कि मोर देन 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? उसके बाद पूछे और क्या हो सकता है पेशेंट को? और क्या बताओगे? माइनर में और क्या हो सकता है? तो आपके पास आता है ईएसआर। ईएसआर की वैल्यू आपकी मोर देन 30 एमएम होनी चाहिए। मोर देन 30 एमएम पर आवर होनी चाहिए। ये आपका इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है। ऑब्वियसली आपको पता है सेडिमेंटेशन रेट होती है, ठीक है? इसी के साथ-साथ सीआरपी की वैल्यू भी देखते हो, वो आपकी मोर देन 3 होनी चाहिए। मोर देन 3, 3 क्या? मिलीमोल एमजी पर डीएल, ओके? यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक है? तो आपके पास मोनोआर्थराल्जिया, फीवर ऑफ मोर ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम का ना, कितना फीवर होना चाहिए? ईएसआर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? सीआरपी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? ये सारे एग्ज़ाम क्वेश्चन्स हैं। ये ऐसे ही वैल्यू मैं नहीं लिख रहा है यहाँ बैठे-बैठे। एंड लास्ट में आपके पास होना चाहिए प्रोलॉन्ग पीआर, क्या होना चाहिए? प्रोलॉन्ग पीआर। अब देखो यहाँ पे पीआर का भी आ गया। पीआर नॉर्मल कितना होता है? 120 से 200, प्रोलॉन्ग मतलब 200 से ज़्यादा। ये क्या है? मिलीसेकंड, ठीक है? ओके, गुड टू गो। सेकंड में पूछे तो 0.20 बोल देना मोर देन, ठीक है? इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है? तो 4 चीज़ें हमारे पास माइनर के अंदर हैं और 5 चीज़ें हमारे पास मेजर के अंदर हैं, किसमें क्या करते हैं मैंने आपको बता दिया। ओके, सो अब इसको मैं मिटा दूँ, आप चाहो तो वीडियो पॉज़ करके बाद में इसको लिख लेना। अब आगे चलते हैं, अब वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की बारी है, उसको थोड़ा-सा कोशिश करते हैं, उसको समेट लें, ठीक है? यहीं पे मैं वापस लिखूँगा, ठीक है? ओके, बाकी अच्छा चल रहा है सारा, ठीक है? आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहना कि किसके अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ओके, नाउ गुड टू गो। ओके, लेट्स सी। तो पहले वाले के अंदर हमने क्या लिख लिया? सबसे पहला इन्फेक्टिव रोमैटिक, ओके, जोन्स क्राइटेरिया हमारे पास रोमैटिक फीवर के अंदर हो गया। हाँ, अब हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए क्या आता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए हमारे पास आता है ड्यूक्स क्राइटेरिया। ड्यूक्स क्राइटेरिया, ठीक है? मैं एक यहाँ एक वर्ड लिख रहा हूँ, मैं यहाँ क्या लिख रहा हूँ? दासी लिख रहा हूँ, ठीक है? दासी। दासी आप सबको पता है ना? बस दासी को याद रखना। बाद में बताऊँगा दासी क्या होती है, ठीक है? तो ड्यूक्स क्राइटेरिया हो गया। अब देखो ड्यूक्स क्राइटेरिया के अंदर भी 2 चीज़ें हैं, मेजर और माइनर। यहाँ पे ना थोड़ा अलग सिनेरियो चलता है। ड्यूक्स के अंदर सिनेरियो थोड़ा-सा अलग ही चलता है, पता है आपको? बताता हूँ मैं आपको, सुनना, ध्यान से सुनना, ठीक है? ओके, सो यहाँ पे पहले वाले के अंदर जोन्स के अंदर हमने क्या देखा था कि आपके पास 2 मेजर होने चाहिए, तो आपका पॉज़िटिव कहलाएगा। यहाँ पे भी सेम है, 2 मेजर होगा तो आपका पॉज़िटिव कहलाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि माइनर की भी बात करूँ, तो फिर 2 मेजर, सॉरी 1 मेजर प्लस यहाँ पे 3 माइनर, जो आपके जोन्स के अंदर में रिअकरेंस वाला था, वो इसके अंदर नॉर्मल में आता है। तो 1 मेजर 3 माइनर, ये आपका पॉज़िटिव कहलाएगा। लेकिन जैसे कि मैं बोल दूँ कि एक भी मेजर पॉज़िटिव नहीं है, तो क्या स्टिल मैं इसको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो क्राइटेरिया होता है मेरे पास, वो होता है 5 माइनर क्राइटेरियाज़। मतलब कि सारे माइनर ही माइनर प्रेज़ेंट हो, कोई मेजर नहीं भी हो, तो भी चलेगा, लेकिन सारे माइनर होने चाहिए। माइनर आपके टोटल 5 होते हैं, तो पाँचों के पाँचों आपके पॉज़िटिव होने चाहिए। और मेजर आपके 2 होते हैं, 2 में से 1 भी हो सकता है अगर 3 माइनर प्रेज़ेंट है, और 2 में से 2 भी हो सकते हैं अगर कोई माइनर प्रेज़ेंट नहीं है तो। ठीक है? मैं बड़ा सिम्प्लीफाई करके धीरे-धीरे सिंपल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा लोड ना लो इस चीज़ को, और समझ के आगे बढ़ेंगे। ठीक है? अब यहाँ पे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, वो आता है ब्लड कल्चर का। देखो क्योंकि ना ब्लड कल्चर क्वेश्चन क्यों आएगा? क्योंकि आपके जो 2 मेजर क्राइटेरिया है ना, इनमें से एक क्राइटेरिया है आपका ब्लड कल्चर पॉज़िटिव होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन की बात करें ना, एंडोकार्डाइटिस है, आर्टिस इज़ इन्फेक्शन, ओके? आपका ब्लड कल्चर जो है वो पॉज़िटिव होना चाहिए। सेकंड, आपको इको में एविडेंस होना चाहिए। इको में एविडेंस का मतलब क्या है कि आपने इको में देखा, तो आपके उसको वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। वेजिटेशन का मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया है वहाँ पे वो कॉलोनाइज़ कर रहे हैं। मान लो ये आपके वॉल्व हैं,
यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, उनकी कॉलोनी है, वेजिटेशन हो रखा है। पहले बैक्टीरिया आते हैं, कॉलोनाइज़ करते हैं, बढ़ाते हैं, फिर फैलते हैं, है ना? तो वेजिटेशन इज़ कॉलोनाइज़ेशन। उनकी कॉलोनीज़ होनी चाहिए, उनका वेजिटेशन होना चाहिए, जो आपको इको के अंदर दिखेगा। ऐसे ऐसे ना कॉलोनीज़ जैसा ऐसा हल्का-हल्का कि अच्छा कुछ है यहाँ पे बैठा हुआ है, सो रहा है, लेट रहा है, कुछ भी है सारा। समझ गए मेरी बात? तो ये आप इको में देखोगे। फिर आप इको में और क्या देख सकते हो सकता है आपको वो आपको जो आपकी जो वॉल्व है उसके अंदर आपको होल्स मिले। क्यों मिलेंगे? क्योंकि जो बैक्टीरिया है उसने छेद कर दिया, वहाँ पस दिख सकती है आपको एंड मैनी मोर, ठीक है? ये सारा आपको इको के अंदर दिख सकता है। तो अगर इको में दिख रहा है तो मतलब जब चीज़ दिख रही है तो मतलब है। तो हो सकता है इको पॉज़िटिव हो। अब देखो इको ना 2 तरीके से करते हैं। एक होता है आपके ट्रांस इसोफेजियल इकोग्राफी, एक होता है ट्रांस थोरैइक इकोग्राफी, ठीक है? ट्रांसथोराइक मतलब कि ऊपर-ऊपर से जो आप नॉर्मल करते हो उसको बोलते हैं ट्रांसथोराइक और जो अंदर से करोगे इसोफेगस उसको बोलते हैं ट्रांस इसोफेजियल। अगर पूछे दोनों में से बेटर कौन-सा है तो बोलना जो अंदर जितना इन्वेसिव होता है उतना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है? ओके। तो दोनों में से ट्रांस इसोफेजियल वुड बी बेटर एग्ज़ाम क्वेश्चन लेकिन करते कौन-सा है? दोनों। आप ऐसे-ऐसे भी करोगे और ऐसे-ऐसे भी करोगे। समझ में आ गई मेरी बात? याद रखना। ओके, गुड टू गो। अब ब्लड कल्चर के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि ब्लड कल्चर के लिए आपको लगते हैं आपके लिए याद रखना रूल ऑफ 3, 2, 1 क्या रखोगे? रूल ऑफ 3, 2 एंड 1 अब देखो 3 क्या है? मतलब आपको चाहिए 3 सेट या पैर बोल सकते हैं। मतलब कि ये एक ब्लड कल्चर बॉटल आपके पास में, ये दूसरी ब्लड कल्चर बॉटल। तो ये आपका एक सेट हो गया। फिर ये दूसरी ब्लड कल्चर फिर ये 2 सेट, फिर ये 2 सेट, ठीक है? ये आपका पहला सेट है, ये आपका दूसरा सेट है और ये आपका तीसरा सेट है। ओके? यहाँ तक समझ में आ गया? लेकिन अब देखो, ये दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। इन दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप होना चाहिए। तो ये जो 1 घंटा है, ये आपका ये रहा। ओके? ये आपका जो 1 घंटा है, ये आपका ये रहा। 3 तो आपके हो गए सेट। अभी 2 क्या है? 2 ये है कि 2 डिफरेंट साइट मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक एक अच्छा सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मान लो कि आपने इसको निकाला, ये आपके राइट क्यूबिटल फोसा मतलब कि यहाँ से निकाला आपने, ठीक है? तो ये वाला होना चाहिए आपका लेफ्ट क्यूबिटल फोसा मतलब कि इस वाले हाथ में से, ठीक है? और ये वाला हो सकता है आप फीमोरल से निकाल लो। फीमोरल से निकाल लो, राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट जो आपकी मर्ज़ी हो। चाहे आप यहाँ से निकाल लो, चाहे आप यहाँ से कहीं से भी निकाल लो, ठीक है? मतलब कि साइट अलग होनी चाहिए, 2 डिफरेंट साइट होनी चाहिए, ठीक है? तो 3 सेट, 2 डिफरेंट साइट्स और 1-1 घंटे का गैप। ये आपके इसी तरीके से ब्लड कल्चर इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए कलेक्ट किया जाता है। याद रखना, ओके? नाउ कैसे करोगे? फुल स्टेराइल टेक्निक होनी चाहिए अच्छे से पहले आप उसको टॉर्निकेट करो, वाइप करो, अल्कोहल से सूखने दो, स्टेराइल ग्लव्स पहनो। आपको कितना लेना होता है इसके अंदर, एक ब्लड कल्चर बॉटल के अंदर, एक ब्लड कल्चर बॉटल के अंदर लेना होता है 10 एमएल ये भी याद रखना एग्ज़ाम क्वेश्चन है। लेने के बाद इसको आपको बॉटल को शेक करना पड़ता है ना? अपराइट इन्वर्टेड पोज़ीशन में शेक करना पड़ता है। कितनी बार करते हो? 8 टू 10 टाइम्स ये भी याद रखना। ये भी एग्ज़ाम क्वेश्चन है, ओके? फिर आपके पास 3 तरीके की ब्लड कल्चर बॉटल आती है। एक आपकी ग्रीन टॉप वाली आती है, एक आपके पास येलो टॉप वाली आती है, एक आपके पास पर्पल टॉप वाली आती है। तो पर्पल वाली पी से पर्पल, पी से पीडियाट्रिक्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है? ग्रीन मतलब ग्रीन मतलब एरोबिक, ग्रीन मतलब हरे-भरे पत्ते, पौधे क्या देते हैं आपको? ऑक्सीजन देते हैं। तो ये आपके एरोबिक कल्चर बॉटल होती है, याद रखना, ठीक है? और येलो मतलब कि जब सूख जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, तो एनारोबिक के लिए ये वाली होती है आपके पास, ठीक है? तो कल्चर बॉटल्स कितने तरह की? येलो, ग्रीन, पर्पल, ग्रीन, एरोबिक, येलो, एनारोबिक एंड पी से पर्पल पीडियाट्रिक्स। कितना एमएल ब्लड लेते हैं? 10, 10, 10 ठीक है? 10 और 8 से 10 बार इसको शेक करेंगे ताकि वो अच्छे से आपके जो भी कल्चर मीडिया है उस बॉटल के अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाए, ठीक है? तो इस तरीके से तो कुछ आपका कल्चर लिया जाएगा। हाँ, एक बात और बता देता हूँ आपको जैसे कि आपने प्रिक किया, ठीक है? एक नीडल से, मान लो सिरिंज 10 एमएल की सिरिंज थी, उसके अंदर आपने प्रिक किया, तो अब वो नीडल से ही आप उसको उस कल्चर बॉटल के अंदर नहीं डालोगे, आपको यू वांट अ न्यू नीडल, ठीक है? क्योंकि वहाँ इन वो आपके टिप कंटामिनेट हो गई है वहाँ पे।
हालाँकि आपने किया तो स्टेल्थ तरीके से, लेकिन फिर स्टिल यू हैव टू चेंज द नीडल, ये भी याद रखना। ओके, आप उसको हटाओगे, जो टॉप होगा, उसको आप अल्कोहल जो स्ट्रेल उससे क्लीन करोगे स्वैप से, उसको सूखने दोगे, नई नीडल लगाओगे, फिर आप उसके अंदर कल्चर डालोगे। एंड कल्चर मैं आपको बता दूँ, जब कल्चर बॉटल के अंदर आप डालते हो ना, आपको उसको प्रेस नहीं करना, वो ऑटोमैटिकली उसके अंदर से वैक्यूम होता है, इट विल सक इट डाउन द ब्लड फ्रॉम द सिरिंज। ओके, तो इस तरीके से तो आपको ब्लड कल्चर लेना होता है। ओके, गुड टू गो नाउ। हाँ, ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि कौन से आपके मेजर क्राइटेरियाज़ हैं। मेजर क्राइटेरिया के अंदर कुछ एक चीज़ होती है और आपके पास माइनर क्राइटेरियाज़ के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? तो बेसिकली मेजर के अंदर 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक मैंने आपको बताई थी ब्लड कल्चर्स के बारे में और एक मैंने आपको बताया था इको के बारे में, ठीक है? इको के बारे में तो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। ब्लड कल्चर के अंदर 1-2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में शायद पूछ लेगा, ठीक है? तो एक पूछेगा कि जो आपके सेट है ना, आपने 3 सेट लिए, अब इनमें से कितने सेट पॉज़िटिव होने चाहिए जब आप बोलोगे कि ये कल्चर पॉज़िटिव है, तो 2 सेट, समझ में आ रही है? 2 सेट पॉज़िटिव होने चाहिए आपके, ये याद रखना। लेकिन 2 सेट में से ये ओ ठीक है? याद है, 2 सेट में आपके सेम ऑर्गेनिज़्म आने चाहिए, सेम ऑर्गेनिज़्म। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो जो इस बॉटल के अंदर, जैसे इसके अंदर मेरे पास एस ऑरियस आ गया, ठीक है? इसके अंदर भी एस ऑरियस आना चाहिए, ऑरियस, ठीक है? मतलब इन तीनों में से किसी 2 के अंदर मेरे पास सेम ऑर्गेनिज़्म पॉज़िटिव ऐसा नहीं है कि इसमें ऑरियस आ रहा है, इसमें विरिडेंस आ रहा है, इसमें ब्रुनाटी आ रहा है, ऐसा नहीं। समझ रहे हो? सेम ऑर्गेनिज़्म 2 कल्चर के अंदर पॉज़िटिव आने चाहिए, ठीक है? और वो भी कौन-सा ऑर्गेनिज़्म होना चाहिए? वो आपके टिपिकल ऑर्गेनिज़्म होना चाहिए। टिपिकल का मतलब क्या है? जो यू कैन ईज़िली फाइंड, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, समझ में आ रही है? स्टेफाइलोकोकस विरिडेंस जो आपकी स्किन पे, स्टेफाइलोकोकस एपिडेमिस, ये सब जो आपकी स्किन पे मिलता है, इस तरह के ऑर्गेनिज़्म, टिपिकल ऑर्गेनिज़्म नॉर्मल नॉर्मल से होते हैं, जो कि ईज़िली ट्रीटेबल होते हैं। इस तरह के अगर 2 पॉज़िटिव आ रहे हैं, तो मतलब कि है आपका कल्चर पॉज़िटिव है। ओके, नाउ लेकिन अगर क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि अगर किसी एक बॉटल के अंदर पॉजिटिव आ गया तो उसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे, लेकिन ये आपके टिपिकल ऑर्गेनिज्म के लिए वैलिड है। फॉर नॉन टिपिकल ऑर्गेनिज्म जो डेंजरस होते हैं, जो मच मोर हार्मफुल होते हैं, जैसे कि कोक्सेला ब्रूनेटी, सॉरी, कोक्सेला ब्रूनेटी ऑर्गेनिज्म जो आपका क्यू फीवर करता है ना, सुना है ना क्यू फीवर? उसका ऑर्गेनिज्म जो होता है कॉक्सेला, अगर वो किसी भी तीनों में से किसी भी एक के अंदर पॉजिटिव है तो उसको पॉजिटिव माना जाएगा। फिर आप उसके टाइटर्स करवाओ, आपको 1 इज़ मोर देन 1 इज़ टू 8000 देखने को मिलेगा टाइटर उसका, ठीक है? तो अगर टाइटर ज़्यादा है तो पॉजिटिव है, अगर सिंगल वैल्यू आ रही है, सिंगल में पॉजिटिव आ रहा है कौन सा कॉक्सेला, तो पॉजिटिव है, ठीक है? ठीक है? ओके, गुड टू गो नाउ। अगर एक इसमें एक और टर्म होती है कि परसिस्टेंट, क्या बोला मैंने? परसिस्टेंट पॉजिटिव ब्लड कल्चर, परसिस्टेंट पॉजिटिव ब्लड कल्चर। अगर पूछे परसिस्टेंट पॉजिटिव ब्लड कल्चर की कट ऑफ वैल्यू कितनी होती है, तो मोर देन 12 आवर्स बोल देना। मतलब कि अगर 12 घंटे से भी ज़्यादा सेम साइट पे आपने प्रिक किया, फिर भी वही ऑर्गेनिज्म आ रहा है, तो उसको बोलते हैं परसिस्टेंट पॉजिटिव ब्लड कल्चर एंड इट इज़ अ सजेस्टिव कि 100% इसको आईई का हुआ है। ठीक है? तो ये आपके मेजर हो गया। मैंने आपको इको बता दिया, ट्रांस इसोफेजियल इकोग्राफी वो आपकी इम्पोर्टेंट होती है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है? नाउ कम्स टू द माइनर क्राइटेरिया। कौन-कौन से हमारे पास, यहाँ लिखता हूँ मैं माइनर क्राइटेरिया कौन-कौन से होते हैं। आई होप बढ़िया चल रहा होगा, सब पसंद आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? हेलो गाइस, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बताते रहो मुझे। ठीक है? चलो, चलो आगे चलते हैं। क्या है हमारे पास में? माइनर क्राइटेरिया। ओके, ठीक है, 1 सेकंड। ओके, सो माइनर क्राइटेरिया के लिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख रखी है। ओके, ब्लड कल्चर्स हमने देख लिए हैं। ब्लड कल्चर देख लिया था हमने, इको हमने देख लिया था। ओके, देख लिया था ना? देखा था कि नहीं देखा था? ठीक है, ये हो गया आपके पास। हाँ, ओके। नाउ लेट्स सी कि माइनर में क्या-क्या है हमारे पास। तो माइनर में हमारे पास होगा प्रीडिस्पोज़िशन फैक्टर। कौन-कौन से? वही आपका, अगर पेशेंट दारू पी रहा है, ठीक है?
पेशेंट अगर आईवी ड्रग अब्यूज़र हैं, समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत हाई रिस्क हो जाते हैं। पेशेंट को अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टेनोसिस है, तो ये आपके कौन से क्राइटेरिया में आएँगे? माइनर क्राइटेरिया के अंदर में आएँगे, ठीक है? अगर पेशेंट को अल्कोहल ना देके डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी लिखेगा, तो भी आपको पता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है अल्कोहलिक पेशेंट्स के अंदर, ये याद रखना। फीवर फीवर का सेम 38 मोर देन 38, ठीक है? आपके दोनों के अंदर सेम ही था, जोन्स के अंदर भी सेम है, ड्यूक्स के अंदर भी सेम है, याद रखना, ठीक है? अब यहाँ पे वेस्कुलर फिनोमेना होते हैं कुछ और कुछ होते हैं इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेनास। वेस्कुलर फिनोमेना और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेनास होते हैं, ठीक है? और एक होता है आपके पास माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस, ठीक है? नाउ वेस्कुलर फिनोमेना के लिए एक मैं आपको निमोनिक देता हूँ। चलो निमोनिक दूँ मैं आपको? चलो जाने दो छोड़ो। क्योंकि निमोनिक में एक्स्ट्रा चीज़ है वो आपके काम नहीं आएगी, ठीक है? तो मैं ज़्यादा लोड ना देके 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। एक आपने सुना होगा जेनवे लीजन, क्या सुना है आपने? जेनवे लीजन सुना है? वो आपके वेस्कुलर के अंदर में आता है और आपका एक आईसीएच इसके अंदर आएगा इंट्राक्रैनियल ब्लीड, ओके? ये सारा आपके इसके अंदर आता है, ये भी एम्बोलिज़्म भी आता है, ये भी आता है। एम्बोलिक फिनोमेना, एम्बोलिज़्म, ठीक है? क्योंकि आपको पता है जो आपके वेजिटेशन है, वहाँ पे वो वॉल्व पे प्रेज़ेंट है, ब्लड फ्लो बराबर वहाँ से हो रहा है तो वो टूट के सर्कुलेशन में जाएँगी, तो वो एम्बोलिस ही तो है एक तरह का आपका, तो आपका वेस्कुलर में जा रही है ना, हो गया आपका वेस्कुलर फिनोमेना, ओके। नाउ इम्यूनोलॉजिकल के अंदर आपने देखो इम्यूनोलॉजिकल के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, आपको गौर से देखना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? गौर से देखना पड़ता है। गौर से क्यों देखोगे? क्योंकि आपको इन्फेक्शन ढूँढना है, तो आप क्या करोगे? गौर करोगे। चलो, अपन ग्रीन से गौर करवाते हैं। मैंने क्या किया? गौर से देखा, तो मैंने क्या देखा? गौर से देखा तो मैंने देखा ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस दिखा मुझे, ठीक है? ओ से अगर मैंने पेशेंट का हाथ पकड़ा, तो मुझे क्या दिखा? ऑस्लर्स नोड दिखे, ठीक है? ऑस्लर्स नोड ये क्या होता है आपके एक पी शेप, पी मतलब मटर, मटर जितने से शेप के होते हैं, यहाँ पे आपके फिंगर्स पे, टोज़ के जो आपका पैर है, उसके सोल के नीचे देखने टोज़ पे देखने को मिलेगा आपको, ठीक है? और आर से आपको देखने को मिलेगा रॉथ स्पॉट, ये सब नाम आपने सुने होंगे, याद रखना। रॉथ स्पॉट ये आपके कहाँ देखने को मिलते हैं? ये आपको फंडल एग्ज़ामिनेशन के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है? फंडल एग्ज़ामिनेशन के अंदर। क्या होता है ये टाइनी माइक्रो ब्लीड्स होते हैं, ठीक है? ये लेकिन याद रखना ये इसके लिए ना इसको बोलते हैं पैथोमिमोनिक जिसकी स्पेसिफिक टू दिस डिज़ीज़ नहीं है रॉथ स्पॉट, बाकी सारे इसके अंदर हैं। ऑस्लर नोड, जेनवे लीजन, है ना? ये सारे आपके इसके अंदर होता है। लेकिन आपका एक और बता देता हूँ मैं आपको, एक है ना इसके अंदर वो भी होता है सब उंगल ब्लीड, सब उंगल ब्लीडिंग मतलब कि ब्लीडिंग आपके नेल बेड्स पे ना आपको टाइनी टाइनी ब्लीड देखने को मिलेगी, उसको ये बोलते हैं सबुंगल ब्लीड्स, ठीक है? रॉथ स्पॉट ना आपको और भी डिजीज़ के अंदर देखने को मिल सकता है, जैसे अनीमिया के अंदर में, ल्यूकीमिया के अंदर में, ठीक है? ल्यूकीमिया के अंदर में। तो इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना कि रॉथ है तो ठीक है, एग्ज़ाम में पूछेगा, रॉथ स्पॉट आपको इन्फेक्टिव के अंदर ही पूछेगा, ये भी याद रख लेना, ओके? तो और माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस मतलब क्या होता है? देखो अगर मान लो कि मैंने बोला टिपिकल ऑर्गेनिज्म के लिए मैंने बताया था कि 2 कल्चर पॉजिटिव होने चाहिए, लेकिन मैंने बोला एक में तो मेरे पास एस ऑरियस आ रहा है, एक में मेरे पास एस विरिडेंस आ रहा है और एक में मेरे पास कुछ भी और आ रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है? तो भी मैं इसको इसको मैं माइनर क्राइटेरिया के अंदर ले सकता हूँ। क्योंकि मेजर के होने के लिए उसके पास 2 बार पॉजिटिव होना चाहिए फॉर फॉर टिपिकल ऑर्गेनिज्म। फॉर एटिपिकल ऑर्गेनिज्म जैसे कॉक्सिला अगर वो एक पॉजिटिव है, तो वो आपका मेजर में चला जाएगा। ठीक है? तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं, अगर ये पाँचों के पाँचों प्रेज़ेंट हैं, ऑल 5 प्रेज़ेंट तो भी आप इसको बोलोगे कि ये पॉजिटिव है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए। ठीक है? तो बेसिकली यही था सारा इसके बा इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, इसके बाहर कुछ गया नहीं है, ठीक है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नाउ अब मैं आपको बाकी डिज़ीज़ के बारे में बता देता हूँ कि किसके अंदर हम कौन-सा क्राइटेरिया यूज़ करते हैं। आई होप आपको बड़ा मज़ा आ रहा होगा, आपने अच्छा एन्जॉय किया, ठीक है? लेट्स सी एक्यूट पैन्क्रियाटाइटिस के लिए रानसन क्राइटेरिया लगता है, आप सबको पता है कि नहीं पता? बताओ, ठीक है? ये रहा आपका रानसन क्राइटेरिया, है ना? चाइल्ड पग स्कोर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ऑडियो मैसेज में मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला? चाइल्ड पग स्कोर माइल्ड क्या-क्या बोला था? रुको, मैं वापस लिखता हूँ यहाँ पे, 1 सेकंड दो मुझे। ओके, सो इसको लिखते हैं रेड से चलो, ठीक है?
तो रांसन क्राइटेरिया आपके हो गया अक्यूट पेनकिटाइटिस के लिए एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। चाइल्ड पग स्कोर मैंने आपको बता दिया था। इसी के साथ साथ में एक आपके पास पेल्ड भी होता है, पीडियाट्रिक एंड स्टेज लिवर डिजीज। ये आपके पीडियाट्रिक में लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए कि नहीं चाहिए, कितनी सीवियरिटी है, उसके लिए पेल्ड स्कोर करते हैं। एक आपके पास मेल्ड होता है अडल्ट के लिए, मेल्ड स्कोर होता है अडल्ट के लिए। मॉडिफाइड एंड स्टेज लिवर डिजीज आपके लिए अडल्ट में यूज किया जाता है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। मेल्ड हो गया, पेल्ड हो गया, चाइल्ड पग स्कोर हो गया। ठीक है। अक्यूट अपेंडिक्स के लिए कौन सा यूज करोगे आप, बताओ मुझे। अक्यूट अपेंडिक्स के लिए कौन सा? एक एक आपके फ्रूट आता है, अवाकाडो, होता है ना, बड़ा महंगा सा जिसको बोलते हैं, अमीर लोगों के चोचले हैं, वो है। उसकी उसी की तरह एक होता है एल्वराडो, एल्वराडो स्कोर। ए से अपेंडिक्स, ए से एल्वराडो स्कोर। ठीक है, या क्राइटेरिया, कुछ भी बोल दो। ठीक है, क्राइटेरिया ये आपके अपेंडिसाइटिस के लिए यूज करते हैं, एक्यूट अपेंडिसाइटिस के लिए। कैप निमोनिया के लिए आप सबको पता है कर्व 65 क्राइटेरिया होता है। मैंने अपनी ऑडियो मैसेज पे भी इसको बता रखा है कि नहीं बता रखा। ठीक है, अक्यूट किडनी इंजरी के लिए कौन सा करेंगे, आपको सबको पता है। एक होता है केडीगो क्लासिफिकेशन जिसके अंदर आपका क्रिएटिनिन क्लियरेंस वाला कंपोनेंट आता है, सीरम क्रिएटिनिन वाला कंपोनेंट आता है। ठीक है, तो उसमें आप लेस देन 30 30 to 300, मोर देन 300, आपके वो भी आता है, ए सी आर वाला कंपोनेंट। मतलब ए सी आर क्या होता है, बताओ यूरिनरी ए सी आर, यूरिनरी ए सी आर, तो उसके बताना मुझे क्या होता है। ठीक है, फिर आपके पास सीओपीडी के लिए आप सबको पता है गोल्ड स्टेजिंग यूज करते हैं, गोल्ड क्राइटेरिया यूज करते हैं, गोल्ड स्टेजिंग। इसका भी अपडेट आ रखा है अभी 2026 का, एक वीडियो उस पर भी मैं बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना गोल्ड, तो इसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगी आपके पास। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, डायबिटीज मेलेटिस के लिए हम करते हैं अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन का क्राइटेरिया यूज करते हैं, एडीए का क्राइटेरिया जिसको बोलते हैं। ठीक है, डब्ल्यू का भी क्राइटेरिया होता है, एडीए का भी क्राइटेरिया होता है, याद रख लेना। ओके, याद हो गया, गुड टू गो है। ये मिटा देते हैं वापस, डायबिटीज मेलिटस यहाँ भी वही लिखा हुआ है। आई होप आपको मजा आ रहा होगा गाइस, बोर नहीं हो रहे होगे। एक अगर लाइक नहीं किया अभी तक वीडियो को तो लाइक कर दो, बीच में ही लाइक कर दो, 2 मिनट लगेंगे, मैं मिटा रहा हूँ तब तक। ठीक है, तो आपको भी अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, याद रखना। ठीक है, इसको मिटा देते हैं अपन। लेट्स सी, आगे चलते हैं क्या है हमारे पास में। ओके, तो डायबिटीज के लिए ऑलरेडी टोल्ड यू, इसके लिए भी आपका डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया लगेगा। ठीक है, एडीए क्राइटेरिया दोनों सेम ही है। ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स के लिए कभी पूछा नहीं गया है, पता नहीं पूछा जाएगा नहीं जाएगा, लेकिन एक बस नाम सुन लो, क्या पता कभी कल के दिन काम आ ही जाए। ठीक है, इसका है एन सी ई पी एटीपी, एटीपी थर्ड। यार भयंकर, ये क्या चीज है इतना खतरनाक, ये कौन सा क्राइटेरिया होता है? तो बेसिकली ना, इसके इसका थोड़ा फुल फॉर्म है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ऐसे ही बता दो, नेशनल एक होता है, जैसे कि लिख देता हूँ, लिखो क्या, चलो लिख देता हूँ यार, अब आप बोल रहे हो तो। इसका होता है नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम अडल्ट अडल्ट ट्रीटमेंट पैनल। ठीक है, समझ में आया मैंने क्या बोला? नेशनल कोलेस्ट्रॉल एजुकेशन प्रोग्राम अडल्ट ट्रीटमेंट पैनल 3। ठीक है, 3, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, आप सबको पता है, आपने वो सुना भी होगा मेटाबॉलिक के अंदर ना, वो आपके वेस्ट सर्कम्फ्रेंस, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल, एचडीएल लेवल, एलडीएल लेवल, है ना, फेस की कट ऑफ, वो सारा मैं नहीं जाऊंगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक्स, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जेड, ये सारा जो आपके अंदर आता है, जो आपके ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के अंदर भी आपका कंपोनेंट होता है, एक रिस्क फैक्टर होता है। एक आपका डिफिकल्ट इंट्यूबेशन जिसके अंदर होता है, जो जिसके अंदर कौन सा आप यूज करते हो, वो मलम पट्टी वाला क्लासिफिकेशन यूज करते हो ना, मलम पट्टी डिफिकल्ट इंट्यूबेशन के अंदर, है ना, उसके लिए निमोनिक पता है वो मलम पट्टी के लिए, ये 3 फिंगर वाला यूज करते हैं ना, वो वाला। ठीक है, चलो ये हो गया। विल्सन के लिए कौन सा आएगा, बताओ विल्सन कौन सा डिजीज होता है, हमारे विल्सन का डिजीज कौन सा है हमारे पास विल्सन का? विल्सन का मेरे हिसाब से नहीं सुना होगा आपने, इसका स्पेलिंग होता है लिप्स, एल ई आई पी जेड आई जी, लिप्सी। ठीक है, लिप्सिक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, याद है लिप्सिक क्राइटेरिया। ठीक है, एल, इसके अंदर एल आता है, इसके अंदर भी एल आता है, याद रख लेना। ठीक है, मेटाबॉलिक के लिए मैंने आपको बताया था एन, ये ए टी पी 3 पैनल। ठीक है, इसके आपके पास हो गया एडीए का क्राइटेरिया, डब्ल्यू एच ओ क्राइटेरिया, दोनों ठीक है।
ठीक है? लिम्फोमा के अंदर आपने सुन रखा होगा जो आपके हॉजकिन्स लिम्फोमा, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमा, ठीक है? उसके अंदर आपके आउल आई अपीयरेंस होता है, रीड स्टिनबर्ग सेल वाला जो आपके हॉजकिन लिम्फोमा के अंदर देखने को मिलता है। समझ रहे हो मेरे? आपके पास हॉटस्किन लिम्फोमा है, हॉटस्किन लिम्फोमा, इसके अंदर आपको कौन से रीड स्टीनबर्ग सेल देखने को मिलेंगे, उनकी आउल आई अपीयरेंस होती है ना, आउल आई अपीयरेंस, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। इसके लिए जो स्टेजिंग करते हैं उसको बोलते हैं एन आर्बर, एन आर्बर, बार्बर नहीं, ठीक है, एन आर्बर स्टेजिंग। ओके, यहाँ तक ठीक है। तो हमारा मेरे पास अक्यूट लुकीमिया में कौन सा करेंगे, इसके अंदर होता है, देखो, कहते हैं फैब क्लासिफिकेशन आता है, क्या आता है, फैब क्लासिफिकेशन। यार फैब याद रखना है सर, नहीं याद रखना, बिल्कुल भी याद नहीं रखना, बस याद रखना है कि अगर गलती से किस्मत खराब हुई, पूछ ही ले, तो बोल देना फैब क्लासिफिकेशन। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपने। ओके, समझ में आ रही मेरी बात? चलो, ठीक है, ओके, लूपस नेफ्राइटिस, ठीक है, मतलब हर चीज का क्लासिफिकेशन कुछ, जो सिस्टम या जो एसोसिएशन या जो अथॉरिटी अपने हिसाब से क्लासिफिकेशन देती है, वो अपना नाम रख देती है। जैसे इसके अंदर फ्रेंच, ब्रिटिश एसोसिएशन, फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, तीनों ने मिलके दिया था, ठीक है। ओके, तो मैं भी इतना याद नहीं रखता, बस बेसिक बेसिक नाम याद रखता हूँ कि ये फैब क्लासिफिकेशन किस में यूज करते हैं, क्योंकि फुल फॉर्म नहीं पूछेगा ना। इसके अंदर होता है फ्रेंच, अमेरिकन, ब्रिटिश, तीनों ने मिलके इसको क्लासिफाई किया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया। लूपस के लिए आप यूज करते हो ISN या RPS, RPS। फिर ISN क्या होता है? ISN मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी, रीनल पैथोलॉजी सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटीज होती है, आप सबको पता है, अलग अलग सोसाइटीज होती है जो अलग अलग डिजीज को आपको उसको करती है, क्या करती है, लुकआउट करती है, क्लासिफिकेशन देती है, ट्रीटमेंट बनाती है। तो इसके अंदर जो आपका क्लासिफिकेशन यूज होता है वो इन दोनों का होता है, ISN या RPR, रीनल पैथोलॉजी सोसाइटी का क्लासिफिकेशन यूज होता है, जो आपके नेफ्राइटिस को अलग अलग उसमें डिवाइड करता है। जो मिनिमल चेन डिजीज होती है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, RPGN, MPGN, वो सारा जो अलग अलग सारा होता है उसको क्लासिफिकेशन करता है। बस याद रखना है कि गलती से कहीं पूछ ले तो बता देना है किसमें क्या यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें अभी यहाँ पे है, इनअप्रोप्रिएट ड्रग एल्डरली, मतलब बूढ़ों को ड्रग्स दे रहे हैं, ठीक है, उसको, उसके अंदर क्या क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, तो उसके अंदर यूज करते हैं हम बियर, सबकी फेवरेट, नहीं नहीं मेरी तो नहीं है, आप में से किसी की हो सकती है, अगर है तो छोड़ देना, गंदी बात है, ठीक है। बियर क्लासिफिकेशन या क्राइटेरिया बोल देते हैं यार, चलो क्राइटेरिया, बियर्स क्राइटेरिया। एक होता है बेयर गिल्स, ठीक है, बेयर गिल्स आप सबको पता है। एक सेकंड है ना, एक सेकंड होल्ड करना गाइस। ओके, सो बियर्स क्राइटेरिया में मतलब बेसिकली ये होता है कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो अडल्ट, सॉरी, ओल्डर के लिए हार्मफुल हो सकती है। बहुत सारी ड्रग होती है जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराती है, हालांकि वो अडल्ट के लिए भी डेंजरस हो सकती है, लेकिन पोटेंशियली जब आपका पेशेंट ओल्ड हो जाता है तो हर दूसरी दवाई ही उसकी बॉडी पे एडवर्स रिएक्शन कर रही होती है। इसीलिए हम जो क्राइटेरिया यूज करते हैं कि ये मेडिसिन, जैसे बेंजोडाइजेपिन होता है आपका, है ना, बहुत सारी और भी ड्रग्स होती है, उन सबको हम बियर क्राइटेरिया के अंदर में डालते हैं, जो अडल्ट में ध्यान से देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, अडल्ट में नहीं, एल्डरली में। ओके, तब एडवर्स ड्रग रिएक्शन के लिए एक क्लासिफिकेशन यूज करते हैं जिसको बोलते हैं नरांजो क्लासिफिकेशन, नरांजो क्लासिफिकेशन। ये एक बेसिकली क्वेश्चनर्स होते हैं, याद रखना, क्वेश्चनर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जो पेशेंट से पूछते हैं, अगर उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन से प्रिवेंट करना है तो, या अगर हो गई है तो, दोनों टाइम पूछते हैं। क्या पूछते हैं कि क्या कभी पहले हुआ था ऐसा, या पहले भी ऐसा हो चुका है, क्या ड्रग डिसकंटिन्यू करने पे ये चला जाता है, क्या आपने पहले ऐसा कुछ फील किया था, क्या आपको इस बारे में इन्फॉर्म्ड है, उस टाइम कितना सीवियरिटी हुई थी, ऐसे करके टोटल ना 10, इसमें बोलते हैं 10 क्वेश्चंस होते हैं, याद रख लेना, ठीक है। तो ये पूछा नहीं गया है, ठीक है, साइकेट्रिक में किसी ने भी पूछ लेगा तो आप मुझे बता देना कि यार क्या कहते हैं, नारायणजो क्लासिफिकेशन यूज होता है, उसमें क्वेश्चन पूछते हैं ड्रग रिएक्शन के बारे में लेके। ओके, यहाँ तक गुड टू वो है। ड्रग सेफ्टी इन प्रेगनेंसी के लिए क्या यूज करोगे, FDA अप्रूव्ड जो भी आप चीजें हैं वो पेशेंट को, वो प्रेग्नेंट फीमेल्स को दोगे, ठीक है। एक यहाँ पे ना, ये जैसे मैंने बियर क्राइटेरिया लिखा ना, तो यहाँ पे एक चीज और एक्स्ट्रा याद आ रही है मुझे, वो लिख लो, ठीक है। यहाँ पे ना एक होता है बियर प्रोटोमीनिया, सॉरी, बियर प्रोटोमीनिया। बियर प्रोटोमीनिया बेसिकली क्या होता है कि मान लो
आपका पेशेंट है अजीब-सा, कैकेक्सिक पेशेंट है। कौन-सा पेशेंट है? कैकेक्सिक पेशेंट है, कैकेक्सिया पेशेंट है। कैकेक्सिया का मतलब क्या होता है ना, ऐसा सूखड़ा-सा, अच्छा खाता-पीता नहीं है, सिर्फ़ पीता-पीता है। खाता नहीं है, सिर्फ़ पीता-पीता है। तो ऐसे टाइप का अगर कोई है आपके आस-पास का, अगर किसी ने हॉस्टल डेज़ देखी है सीरीज़, तो उसमें जो जतिन किशोर होता है, जिसको एक बड़े अच्छे नाम से बोलते हैं जो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, ठीक है? तो अगर वो इस तरह का आदमी है और वो बहुत ज़्यादा दारू पी लेता है, मान लो कि मोर देन 5 लीटर्स पी लिया उसने, ठीक है? तो उसमें क्या होता है ना, बॉडी में बहुत ज़्यादा सीवियर हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, सीवियर हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वज़ह से पेशेंट को कन्फ्यूजन, ड्राउज़ीनेस, मसल वीकनेस और फटीग्स ये सारे सिम्पटम देखने को मिलते हैं। क्या बोला मैंने? समझ में आया? इसको बोलते हैं बियर प्रोटोमीनिया। और उसमें जब फिर हाइपोनेट्रीमिया होता है, आप उसको जल्दी करेक्ट कर दोगे, तो आपको पता है ऑस्मोटिक डीमायलिनेशन सिंड्रोम, ठीक है? वो पोंटाइन डीमायलिनेशन वाला कंपोनेंट आता है, पेशेंट को सीज़र आ सकते हैं एंड मैनी मोर, तो उसके बारे में नहीं जाएँगे अपन, ठीक है? तो थोड़ा हल्का-सा कुछ याद आया तो बता दिया। इन्फेक्शियस डिज़ीज़ के लिए कौन-सा यूज़ करोगे आप? बताओ। काउच पोस्टुलेट आपके क्या बोलते हैं, टीबी है, आपके लेप्रेसी है, पोस्चुलेट्स, काउच पोस्चुलेट्स, ठीक है? बस नाम याद रखना, ठीक है? ओके, समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। डिप्थीरिया देखते हैं आगे क्या है। अब फटाफट सेशन खत्म करने की कोशिश करता हूँ, मुझे पता है आप लोग बोर हो रहे हो। अगर बोर हो रहे हो तो लाइक कर दो, ठीक है? थोड़ा आपको इंटरेस्ट बना रहेगा और मुझे भी। वैसे तो मुझे भूख लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने भी खाना नहीं खाया होगा। तो देखते हैं डिप्थीरिया के लिए कौन-सा है हमारे पास में। डिप्थीरिया है, स्थिर बर्थ है, ओके सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। इसके लिए स्पेशल होता है, एक एलेक टेस्ट होता है। क्या होता है? एलेक टेस्ट। अलग सर नहीं, एलेक टेस्ट, एलेक टेस्ट, ठीक है? टाइम सिंस डेथ, यार ये कौन सा, ये फॉरेंसिक का क्वेश्चन है। देखो अभी तक तो सिलेबस में ऐड हो चुका है, लेकिन एग्जाम में पूछेगा नहीं पूछेगा पता नहीं, लेकिन अगर पूछ लिया तो भाई साहब आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है? तो आप इसके अंदर बोलना, सिर्फ नाम नाम याद रख लो, मैं बिल्कुल भी इसका रैशनल नहीं दूंगा क्या है क्या नहीं है। आप याद रखो, कैस्पर, कैस्पर डिक्टम, ठीक है? अधिकतम, अधिकतम चीज़ें, अधिकतम चीज़ें पेशेंट की या किसी इंसान की मौत के बाद याद आती है, मौत के बाद अच्छी लगती हैं। तो अधिकतम को याद रख सकते हो आप डिक्टम से, ठीक है? फिर हम बोलते हैं काश! उस टाइम हमने ऐसा कर दिया होता, काश! हमने उसको ऐसा नहीं बोला होता। मरने के बाद सब काश ही रह जाता है। तो आप याद रखना, काश और अधिकतम। समझ में आ रही है मेरी बात? इससे ज़्यादा मैं सिम्प्लीफाई नहीं कर पाऊँगा इसको, क्या होता है, क्या नहीं होता है, एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा, ठीक है? अगर बर्न सरफेस एरिया की बात करें तो आपको सबको पता है कि आप क्या यूज़ करते हो, रूल ऑफ 9 यूज़ करते हो, ठीक है? तो ना कि मेरी बात, क्या यूज़ करते हैं, रूल ऑफ 9 वही आपका 18, आपका 9, 9, 18, 18, 18, 18, 9 और 1, ओके, हो गया 100, ओके? वन असेसमेंट के लिए क्या है हमारे पास में, आप वो को पता है, वो आप लंच एंड बाउलर ब्रोड ब्राउडर लर्न एंड ब्राउडर चार्टिंग करते हो, ठीक है? ओके, क्रिमिनल इंसैनिटी, क्रिमिनल इंसैनिटी के लिए क्या दोगे बताओ? ये भी आपके फोरेंसिक का ही क्वेश्चन है, फोरेंसिक का क्वेश्चन है। इसके अंदर आप क्या दे सकते हो, इसके अंदर आप देना मैक नॉटेंटन रूल, लगता है इसके अंदर, स्पेलिंग वापस लिखता हूँ मेरे को, मैक नॉटेंटन, NAUGHTEN रूल, मैकनॉटेंटन रूल। थोड़ा इसको मैं आपको थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये क्या होता है, ठीक है? तो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है ना, आपका जैसे मान लो कि कोई पागल आदमी है, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, कि कोई पेशेंट आपके मेंटली चैलेंज्ड है, ठीक है? एंड उसने कुछ किसी को खून कर दिया, किसी चीज़ को लेके, या उसको होश नहीं था ड्यू टू इस मेंटल इलनेस। अगर मैं यहाँ पे तमीज़ से लिखना चाहूँ तो मैं बोल देता हूँ पेशेंट को कोई साइकियाट्रिक इश्यू था, ओके? साइकियाट्रिक इश्यू था, जिसकी वजह से साइकियाट्रिक इलनेस थी, जिसकी वजह से उसने किसी को मार दिया, ठीक है? तो अपन मूवीज़ में देखा होगा ना आपने कि जज साहब इसकी दिमागी हालत सही नहीं है, इस चक्कर में इसने ये कर दिया, वो कर दिया, ठीक है? रेप इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है? उसके लिए तो मेरे हिसाब से कोई आपका होना ही नहीं चाहिए। हालाँकि अभी सरकार ने इसको भी, खैर कोई बात नहीं, सरकार सरकार है, कुछ नहीं बोल सकते सरकार को, ठीक है? लेकिन फिर भी जैसे साइकियाट्रिक पेशेंट है, उसने कुछ ऐसा कुछ कर दिया, किसी भी तरह का, ठीक है? और उसने वो अपने क्या कहते हैं माइंड में नहीं रख के किया क्योंकि उसको प्रॉब्लम है। तो
इस चीज़ को डिफेंस करता है ये रूल, जो मैकनॉटेंटन रूल होता है ना, ये आपके आईपीसी 83 के अंदर आता है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ना। हालाँकि आईपीसी को अब बीएनएस कर दिया है ना? तो आप देख लेना एक बार कि 83 ही है ना या कुछ और है? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 83 के अंदर में आता है। तो मैकनॉटेंटन रूल होता है जो पेशेंट को डिफेंस करता है। अगर पेशेंट जेन्युइनली किसी साइकियाट्रिक कंडीशन से उसने कुछ ऐसा इंसिडेंस कर दिया जिसकी वजह से सामने वाले को नुकसान हो गया, चाहे वो आपके फिजिकल नुकसान हो, मेंटल नुकसान हो, कुछ भी हो, तो ये पेशेंट को, जैसे आपका गुड समार्थन लॉ होता है, जो आपको एक्सीडेंट हुए हुए की मदद करने में हेल्प करता है, कि ये हो सकता है कि आपने, क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर पेशेंट कोई एक्सीडेंट हो गया है, आप उसको लेके गए, तो पुलिस आपसे पूछताछ करती थी। लेकिन आफ्टर गुड समैरिथन लॉ, ये भी याद रखना एग्ज़ाम में आता है यार, है ना? गुड समैरिथन लॉ के हिसाब से या उसकी वजह से अगर आप किसी आरटीए वाले की हेल्प करते हो, तो आपको कोई इश्यू नहीं करेगी पुलिस। इसको बोलते हैं गुड समैरिथन लॉ, ठीक है? लेकिन अगर उसी तरीके से अगर साइकियाट्रिक पेशेंट को डिफेंस करना है, तो आप करते हो मैकनॉटेंटन रूल, ठीक है? ये इंसैनिटी, इंसैनिटी मतलब इंसान हो जाता है ना, साइकियाट्रिक पेशेंट इंसान होता है, तो उसकी वजह से उसमें क्रिमिनल बिहेवियर कर दिया। ओके, ठीक है? तो चलो फोरेंसिक में तो नहीं आएगा, इसको साइकियाट्रिक में कर देते हैं। फोरेंसिक वाला तो ये था आपका कैस्पर डिक्टम वाला। इसमें पता है क्या होता है? कैस्पर डिक्टम के अंदर मान लो कि इसमें होता है 1, 2, 8, एयर, वाटर एंड अर्थ, ठीक है? मतलब ये इसके अंदर ये होता है कि जैसे आपकी जो बॉडी है, वो एयर में जितनी डिकम्पोज़ होती है, ठीक है? उससे नहीं, इस तरीके से नहीं होता, सॉरी, इसमें ऐसा होता है कि अ, अर्थ में अगर बड़ी है बॉडी, तो उससे 8 टाइम फास्ट डिकम्पोज़ होगी अगर वो बॉडी खुली पड़ी है तो। अगर अर्थ में मान लो किसी ने किसी को गाड़ दिया, और वही इंसान अगर खुले में पड़ा होता, तो वो 8 टाइम जल्दी डिकम्पोज़ होता। एयर के अंदर में। और अगर मान लो पेशेंट वाटर में है, मतलब बॉडी वाटर में है वर्सेस बॉडी एयर में है, तो वो एयर में 2 टाइम जल्दी डिकम्पोज़ होती। तो ये एक एज़ पर डिक्टम लॉ फोरेंसिक का बोलता है। आपको नहीं पूछेगा। बस ऐसे ही आपको अच्छा लगे, तो मैंने सोचा यार थोड़ा-सा हल्का-सा टच करवा देता हूँ आपको। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के लिए आपको पता है कुप्पू-स्वामी स्कूल यूज़ करते हैं, एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है? इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या होता है वो एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, बस इतना पूछेगा कुप्पू-स्वामी आप किसके लिए यूज़ करते हो, इतना बता देना। न्यूट्रिशन स्टेटस के लिए आपको पता है क्या यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन के लिए? रुको, आईएमएनसीआई? नहीं, वो तो चाइल्डहुड इलनेस के लिए करते हैं। चाइल्डहुड इलनेस के लिए आप करते हो आईएमएनसीआई, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, ठीक है? न्यूट्रिशन स्टेटस आपकी डब्ल्यूएचओ वाली होती है, ठीक है? डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया होता है। क्या होता है वो आपको नहीं पढ़ना, नहीं पूछेगा, बस डब्ल्यूएचओ क्राइटेरिया, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, इसके अंदर आपका वो आना चाहिए, जो आपका पीईएम वाला क्राइटेरिया होता है ना, वेस्टिंग, वो सारा, वो सब आता है इसके अंदर। न्यूट्रिशन स्टेटस आपका हो गया, डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन, आईएमएनसीए। फेशियल नर्व पाल्सी माइट नॉट बी इम्पोर्टेंट, लिख लो क्या फ़र्क पड़ता है। थोड़ा अलग नाम है इसका, हाउस हाउस ब्रैकमैन, हाउस ब्रैकमैन क्लासिफिकेशन या ग्रेडिंग, हाउस ब्रैकमैन ग्रेडिंग, ठीक है? याद रख लेना। क्या होता है नहीं जानना, ठीक है? मैंने मेनस डिजीज़ के लिए, ग्लोकोमा के लिए, डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए कौन-कौन से हैं हमारे पास में। चलो वो अब ठीक है, आओ जाओ, वापस आ जाओ, कहीं नहीं जाना, इधर आओ, भागना नहीं है, भागना नहीं है। ठीक है? मेनस डिजीज़ के लिए, ग्लोकोमा के लिए तो आप देते हो आईएसई, आईएसजीईओ, ठीक है? आईएसजीईओ क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, ठीक है? लेकिन मेनस डिजीज़ के लिए आप देते हो आओ, कहाँ जा रहे हो? आओ हंस, आओ हंस, आओ हम आओ हंस, हम आपको एक कहानी सुनाते हैं, लेकिन सुनेगा कैसे? पेशेंट को तो मेनस डिजीज़ है, ठीक है? ओके, यहाँ तक ठीक है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए क्या दोगे? आप दोगे ईटीडीआरएस, डीआरएस, डीआरएस। तो लोग देख के पागल हो जाते हैं जब धोनी साहब आपके डीआरएस लेते हैं। तो ईटीडीआरएस आपका डायबिटिक रेटिनोपैथी के लिए यूज़ करते हैं। ओके, ओके, तो यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया आपको। आगे चलें, ब्लाइंडनेस के लिए डब्ल्यूएचओ देख लें। डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन होता है, डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन फॉर ब्लाइंडनेस, क्लासिफिकेशन फॉर ब्लाइंडनेस होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, मेरा इंट्यूशन है यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा।
मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। देखो, एक होता है नॉर्मल, एक होता है माइल्ड इम्पेयरमेंट, एक आपको होता है सीवियर विजुअल इम्पेयरमेंट, ठीक है? एक आपके पास होता है ब्लाइंडनेस, ठीक है? मैं इन सब की वैल्यू लिख देता हूँ, किसका के अंदर कितना-कितना होता है, आप बस उसको याद कर लो, रट लो, ठीक है? क्योंकि एग्ज़ाम में स्ट्रेट स्ट्रेट पूछ लेगा कितना क्या होता है। तो नॉर्मल आपका होता है 6/4, 6/8, 18, ठीक है? ये आपका नॉर्मल, नॉर्मल इसको बोलते हैं। लेकिन अगर ये आपका 6/24 से लेके 6/60, 6/24 से लेके 6/60 हो जाएगा आपका, तो ये आपका माइल्ड इम्पेयरमेंट कहलाएगा, ठीक है? अगर ये लेस देन 6/60, ठीक है? याद रखना, लेस देन 6/60, लेस देन 6/60 से लेके आपके अगर एक सेकंड, लेस बाय 6/60 से लेके अगर आपके 3/60, ओके, 3/60 होता है, तो ये आपके कहलाएगा सीवियर। और ब्लाइंडनेस किसको बोलेंगे? लेस देन 3/60 एनपीएल, मतलब एनपीएल का मतलब क्या होता है? नो, नो परसेप्शन टू लाइट, एंड नो परसेप्शन टू लाइट, इसको बोलते हैं एनपीएल, ठीक है? तो ये वो डेटा है जो आपको एग्जाम में टिक करके आना है, अगर पूछे कि भाई नॉर्मल कितना होता है, मॉडरेट इम्पेयरमेंट किसको बोलते हैं, सीवियर इम्पेयरमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है? यूवाइटिस के लिए हम जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं सूरज। देखो, सबसे पहले उठते ही आप क्या देखोगे? सूरज देखोगे, ठीक है? तो अगर आँखों में दिक्कत है तो नहीं देख पाओगे, तो इसके अंदर होता है सन क्लासिफिकेशन। कौन-सा होता है? सन क्लासिफिकेशन। स्टैंडर्डाइज़ यूवाइटिस नोमेनक्लेचर, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अंदर वो आपके एंटीरियर यूवाइटिस, पोस्टीरियर यूवाइटिस, इंटरमिटेंट यूवाइटिस, उन सबको डिफाइन करते हैं। याद करना है? नहीं याद करना, ठीक है? इसका फुल फॉर्म ऐसा था ना कि अमेरिकन अकेडमी ऑफ ओटोलैरिंगोस्कोपी हेड एंड नेक सर्जरी, इंटरनेशनल सोसाइटी जियोग्राफिक एपिडेमियोलॉजी फॉर ग्लोकोमा, ठीक है? आपको याद नहीं करना, ठीक है? हालांकि शॉर्ट फॉर्म में कुछ और लिखता है, लेकिन फुल फॉर्म में कुछ अलग हो जाता है, इसलिए वो भी याद आपको नहीं रखना, ठीक है? इसके अंदर ये आप ये इतना याद रखते हो तो डायबिटिक रेटिनोपैथी सोसाइटी, ठीक है? ऐसे ही क्लासिफिकेशन सिस्टम दिए जाते हैं। आप थोड़ा-थोड़ा, अगर एग्ज़ाम में आपको नहीं भी पता होना कि ये कौन-सा क्लासिफिकेशन, तो कोशिश करना कि आप उसमें मैच करो, क्योंकि हर डिज़ीज़ का कुछ ना कुछ पार्ट आता ही है इसके अंदर। जैसे जी है तो यहाँ जी आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? इस तरीके से यूवाइटिस का है तो यहाँ यू आ रहा है। इस तरीके से कोशिश करना है, क्योंकि अगर नहीं बना पाओगे तो फिर थोड़ा कुछ ना कुछ तो लॉजिक लगाना ही पड़ेगा आपको, ठीक है? उसके बाद फिर आपके पास हेड इंजरी के लिए आप क्या करते हो? जीसीएस वाला करते हो। देखिए, ये अपने आप में ही सुपर इम्पोर्टेंट है, इसको कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है? देखो, परी कौन होता है? देखो, पेरी, परी कौन है? परी होती है पापा की, और मम्मी का क्या होता है? आदमी, ठीक है? तो इसको बोलते हैं मैन, मैनहेम पेरिटोनियन, मैनहेम पेरिटोनाइटिस इंडेक्स। क्या बोलते हैं? मैनियम पेरिटोनियस, पेरिटोनाइटिस इंडेक्स, ठीक है? याद करना है? नहीं याद करना, ठीक है? प्री एक्लेम्पशिया का याद करना है? बिल्कुल करना है। प्रिचार्ड, प्रिचार्ड क्लासिफिकेशन, ठीक है? याद रखना, प्रिचार्ड क्राइटेरिया। प्रिचार्ड रजीम भी होता है, सुस्पैन रजीम भी होता है, उसी तरीके से प्रिचार्ड क्राइटेरिया है। जेस्टेशनल डायबिटीज के अंदर क्या करते हैं? अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया यूज करते हैं, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं। आई थिंक वी आर ऑन द एंड। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए क्या यूज करोगे? बिशप स्कोर यूज करते हैं, सबको पता है, आप सबको पता होना चाहिए। बिशप स्कोरिंग यूज करते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए, ठीक है? मैटरनल, मैटरनल मोर्बिडिटी, तो यहाँ मोर्टेलिटी नहीं है, मॉर्बिडिटी, इसके लिए एक स्पेशल यूज करते हैं, इसको बोलते हैं WHO नियर मिस, मतलब कि बाल बाल बच गई, नियर मिस क्राइटेरिया। अगर इसके बारे में भी जानना है तो यू कैन कमेंट मी, यू कैन कमेंट मी मिस, ठीक है? बस आगे मेरा नाम मत लगा देना, ओके? यहाँ तक ठीक है ना? ओके। पीसीओएस के लिए क्या यूज करते हो आप? रॉटरडम्स क्राइटेरिया यूज करोगे, रॉटरडैम्स क्राइटेरिया। उसके अंदर वो बताता है कि ओवेरियन फॉलिकल की साइज बड़े होने चाहिए। एक ओवेरियन फॉलिकल के अंदर आपके पास 20 से ज़्यादा, आपके एक ओवेरी के अंदर 20 से ज़्यादा फॉलिकल्स होने चाहिए, उसकी साइज इतनी होनी चाहिए, है ना? पेशेंट को बाल होने चाहिए, मतलब कि फेशियल हेयर होने चाहिए, पीरियड्स होने चाहिए, सारा रॉटरडम्स क्राइटेरिया के अंदर में आता है, ठीक है? जो जो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप उसको कमेंट कर देना, सर इसके बारे में मुझे बता दो। एक कोशिश करेंगे उन सारे कमेंट्स को एक अलग वीडियो में मैं लाने की कोशिश करूंगा। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? आप यूज कर सकते हो पाम, पाम कोइन, पाम, COIE
एन क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि यूट्राइन ब्लीडिंग, एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग आप सबको पता है, एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। सर्वाइकल साइटोलॉजी के लिए आप जो देते हो उसको आप बोलते हो बेथेस्डा। बेथेस्डा, 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 बेथेस्डा क्राइटेरिया, बेथेस्डा क्राइटेरिया आप यूज करते हो। ठीक है, अ, इसके सर्वाइकल गायनोकोलॉजिकल कैंसर के लिए आप फिगो क्लासिफिकेशन देते हो। फिगो क्राइटेरिया क्लासिफिकेशन, वट एवर यू वांट टू राइट। पीईएम के लिए क्या देते हो बताओ, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक का क्लासिफिकेशन है वो देते हो। ठीक है, आईएपी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स का। ठीक है, ओके। ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम। ठीक है, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्राइटेरिया। ठीक है, ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ओके। लास्ट में ओपन फ्रैक्चर, ओपन फ्रैक्चर के लिए कौन सा दोगे? आपने सुना होगा ना, ओपन फ्रैक्चर के लिए होता है एक सॉल्टर हैरिसन क्लासिफिकेशन होता है, वो किस में दोगे? सॉल्टर हैरिसन आपके बेसिकली होता है इसके अंदर फाइशियल फ्रैक्चर के लिए। फाइशियल मतलब एपिफाइशियल, मेटाफाइशियल, डाइफाइशियल। इसके अंदर आप देते हो सॉल्टर हैरिसन, सॉल्टर हैरिसन क्लासिफिकेशन। इसके अंदर ऐसा होता है कि यार कहाँ कहाँ से टूट रहा है, एंटीरियर टूट रहा है, लेटरल टूट रहा है, ट्रांसफर टूट रहा है, बस ऊपर से स्क्रैप ऑफ हो रहा है, उसके हिसाब से 5 क्लासिफिकेशन सॉल्टर हैरिसन के अंदर में आती है। नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर के लिए आप देते हो गार्डन, गार्डन क्लासिफिकेशन, गार्डन्स क्लासिफिकेशन आप नेक ऑफ फीमर, फीमोरल के लिए याद कर लेना। ठीक है, और ओपन फ्रैक्चर के लिए जो आप देते हो, आप देते हो गस्टीलो, गस्टीलो सॉरी जी है ये, गस्टीलो एम्स्टरडम, एम्स्टरडम एंडरसन, गस्टीलो एंडरसन, गस्टीलो एंडरसन, एंडरसन क्लासिफिकेशन। याद रखना है नहीं याद रखना, इन तीनों में से कौन सा याद रखना है? सॉल्टर हैरिसन। इस पे क्वेश्चन 100% पूछेगा, इसके बारे में भी चाहिए, इसके बारे में बता देना। ठीक है, सेप्सिस के लिए क्या यूज करते हैं? क्यूसोफा, क्यूसोफा सोफा यूज करते हैं, इसके बारे में बता चुका हूं आपको। सीक्वेंशियल ऑर्गन फेलियर असेसमेंट आईसीयू में यूज करते हैं, क्यूसोफा आउटसाइड आईसीयू में यूज करते हैं। ठीक है, ये इंडिकेटिव ऑफ सेप्सिस होता है, ये डेफिनेटिव डायग्नोसिस बनाता है, ये इंडिकेटिव होता है क्यूसोफा वाला। लिवर डिजीज के लिए मैंने आपको बता दिया, मेल्ड पेल्ड यूज करते हैं। बर्लिन्स क्लासिफिकेशन एआरडीएस के लिए यूज करते हैं, याद रख लेना। ठीक है, वेल्स क्राइटेरिया आपके डीवीटी के लिए यूज करते हैं, याद रख लेना। ठीक है, एएफ स्ट्रोक के लिए कौन सा यूज करोगे आप बताओ? एक सी एच, इतना हिंट दे दिया, बताओ आपने पढ़ा होगा चटवक्सक स्कोर, चटवक्सक स्कोर, बताओ बताओ, याद करो, जल्दी याद करो, याद करो, तब तक मैं कुछ और देखता हूँ इसमें, कुछ रह गया तो कुछ सोचो। हाँ तो फिर पता चला कुछ? एक सेकेंड। ठीक है, तो फिर क्या आपको इसका पता चला? ये जो मैं बोल रहा था, CHADSV, ओके, DSAC, नहीं यार ऐसे नहीं था, CHA, याद रख, ठीक है, CHADS2VAS, ये सारा क्लासिफिकेशन आप स्ट्रोक या एयरटेल फिब्रिलेशन वाले केस के अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसकी डिटेल्स अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। आप सबको पता है हार्ट रेट होता है अलग अलग एयरटेल फिब्रिलेशन के अंदर, जो स्ट्रोक वाला कंपोनेंट होता है उसके अंदर ये हेल्पफुल होता है। ओके, ये आपका CVR क्या है? CVR क्या होता है बताओ? CVR सेरेब्रो वेस्कुलर क्या होता है बताओ? CVR, चलो इसका आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताना। CVR ये आप खुद सर्च कर लेना, CVR वाला। ओके, ट्रांसुडेटिव वर्सेस एक्सुडेटिव के लिए हम लाइट्स क्राइटेरिया यूज करते हैं। लाइट्स क्राइटेरिया आप सबको पता है, जिसके अंदर आप वो सीरम वर्सेस प्लूरल फ्लूइड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को मैच करते हो, जिसमें 0.5, 0.6 आपके कोलेस्ट्रॉल वाला है। ठीक, वो सारा आप इसके अंदर मैच करते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर ही प्लेस करते हैं। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का जो मैंने आपको बताया था ड्यूक्स क्राइटेरिया, ठीक है, इसको प्रीवियसली ना बोस्टन क्राइटेरिया भी बोलते थे। क्या बोलते थे? बोस्टन क्राइटेरिया। तो ये भी याद रखना, अगर पहले कोई पूछे, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी पूछ ले तो। बर्न मोर्टेलिटी, बर्न मोर्टेलिटी के लिए यूज करते हैं बॉक्स इंडेक्स, बॉक्स इंडेक्स। एमआई की सीवियरिटी के लिए देते हैं क्लिप्स क्लासिफिकेशन, क्लिप्स क्लासिफिकेशन यूज करते हैं, क्लिप्स क्लासिफिकेशन। ठीक है,
ओके, गुड टू गो, समझ में आ रहा है यहाँ तक? हाँ ठीक है, ओके। अक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के लिए आप देते हो टीमी या फिर ग्रेस, टीमी या फिर ग्रेस स्टेजिंग क्लासिफिकेशन, कुछ भी बोल लो, ठीक है। टीमी या फिर ग्रेस क्लासिफिकेशन आप यूज कर सकते हो। एंड लास्ट, डिप्रेशन एंजाइटी के लिए बहुत सारे नाम हैं, मैं बस नाम लिखता हूँ, आप उसको देख लेना, ठीक है। एक होता है हैम डी, ठीक है। एक होता है हैम ए, ठीक है। एक होता है पी एच क्यू, ठीक है, पी एच क्यू याद रख लेना, ओके। एंड लास्ट इसके अंदर होता है गैड सेवन, गैड सेवन, इसको यहाँ लिखते हैं जी ए डी सेवन, गैड सेवन। हैम क्यू एट होता है, हैम क्यू एट, ठीक है। तो ये सब था ओवरऑल। मैंने कोशिश करी आपको समझाने की कि किस कंडीशन के अंदर कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, ठीक है। और भी कोई डाउट हो तो कमेंट में बता देना, उसी का अगला क्लास ले लेंगे अपन, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।